हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रूवमेंट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्विज जो सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। हम लोग अक्सर एग्ज़ाम्स में देखते हैं कि बायोलॉजी का जो पोर्शन होता है उससे डीपली क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और संघ वाले टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हमने जो इससे पहले की क्लासेस थी उस पे संघ वाले 3 टॉपिक हमारे हो गए हैं, मोनेरा, प्रोटोजोआ और जीवाणु। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और जो अदर क्वेश्चंस हैं जैसे मानव रिप्रोडक्शन सिस्टम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिफिलिस रोग किसके द्वारा होता है। तो ये एक यौन संचारित रोग है और ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, मतलब ये एक संक्रमण द्वारा फैलने वाला रोग है। सेकंड क्वेश्चन, एड्स की बीमारी में HIV वायरस शरीर की कौन सी कोशिकाओं को नष्ट करता है। तो इसका आंसर है प्रतिरक्षी कोशिकाओं को। और प्रतिरक्षी कोशिकाओं में कौन सी सेल्स होती है, WBC। WBC के बारे में हम लोग पूरा डीप अच्छे से पढ़ेंगे जब ब्लड वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, अभी देखते हैं कि WBC का फुल फॉर्म क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। तो एड्स की जो बीमारी होती है उसमें WBC की कमी हो जाती है। अब थर्ड क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से शुरू किया गया। तो इसका आंसर है 1951। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो नया करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन का नाम क्या कर दिया गया है, मतलब परिवार नियोजन के बदले में कौन सा वर्ड जोड़ दिया गया है। तो परिवार कल्याण। आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को अब क्या कहा जाने लगा है, परिवार कल्याण कार्यक्रम। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DNA फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने किया था। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग की खोज 1986 में हुई थी और एलेक जेफरी ने किया था। ओके, साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि DNA की लैब कहाँ पे है। तो भारत में हैदराबाद में है और अगर MP की बात करेंगे तो सागर में। ये है DNA का डायग्राम, मतलब DNA के डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल जो वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसमें बेस पेयर होता है, मतलब क्षार की जोड़ी। तो क्षार में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है और एक थायमीन होता है। तो थायमीन होता है DNA में और यूरेसिल होता है RNA में। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, IVF का फुल फॉर्म क्या है। तो इसके बारे में बहुत सुने भी होंगे आप लोगों ने पहले भी। IVF टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि लैब में परख नली में जो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, IVF टेक्निक। अब जिसे भी इसकी डीपली इसके बारे में पढ़ना है और डीपली स्टडी करना है तो ये जो पेज है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, जैसे इस पे लिखा हुआ है, IVF एक तरह की टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक है। इस तकनीक के जरिए महिलाओं के गर्भाशय में दवाओं और इंजेक्शन की मदद से सामान्य से ज़्यादा अंडे पैदा किए जाते हैं और इसके बाद सर्जरी के माध्यम से अंडों को निकालकर प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि IVF टेक्नोलॉजी से दुनिया का पहला कौन सा बच्चा है जिसे IVF टेक्नोलॉजी द्वारा पैदा किया गया था। तो उसका नाम है लुइस ब्राउन। और IVF टेक्नोलॉजी कब आई थी, 1978 में। ओके, अब ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि यह टेक्नोलॉजी शरीर के अंदर होती है या शरीर के बाहर। तो इसका आंसर क्या है, शरीर से बाहर होती है। इससे ही रिलेटेड एक और टेक्नोलॉजी है IUCDS। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि IUCD टेक्निक क्या है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बारे में पढ़ लीजिए। ओके, ये बायोलॉजी का ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में, भले ही वो SSC का हो, रेलवे का हो, व्यापम का हो, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बनते ही हैं। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और इससे रिलेटेड और भी जो भी क्वेश्चंस हैं
हम लोग जब आगे की PDF पढ़ेंगे तो उस पे इसको डीपली पढ़ लेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है डेमोग्राफी। ओके, अगला क्वेश्चन, ट्यूबेक्टॉमी का उद्देश्य क्या है? अब ट्यूबेक्टॉमी होता क्या है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसका आंसर को टिक करेंगे। ओके, तो जो ट्यूबेक्टॉमी होती है वो महिलाओं की नसबंदी होती है। इसमें होता क्या है, महिला की फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे जो भी एग या ओवा होता है वो यूटेरस में नहीं पहुंच पाते और निषेचन नहीं हो पाता। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टॉमी। तो ये तो बात हुई महिलाओं की। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है बेसेक्टॉमी। तो बेसेक्टॉमी क्या होता है? पुरुषों में होता है। तो ये परिवार नियोजन के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि है जो पुरुषों द्वारा अपनाई जाती है। इसमें क्या किया जाता है, ऑपरेशन के द्वारा पुरुषों की बेस डिफरेंस या स्पर्म नलिका को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु इस संकलन के समय नहीं निकलते और फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं हो पाता। यह क्रिया बेसेक्टॉमी कहलाती है। ओके, तो ये क्वेश्चंस दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ट्यूबेक्टॉमी क्या है और बेसेक्टॉमी क्या है। तो ट्यूबेक्टॉमी महिलाओं से रिलेटेड है और बेसेक्टॉमी पुरुषों से रिलेटेड है। ओके, अगला क्वेश्चन, मुखीय गर्भनिरोधक में होता है, मतलब जो भी गर्भनिरोधक टैबलेट्स होती हैं उसमें कौन सा हार्मोन होता है? तो प्रोजेस्टेरोन होता है। ओके, तो फोर्थ का ए आंसर है। अगला क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन पुरुष से संबंधित है? ए IUCD, बी ट्यूबेक्टॉमी, सी बेसेक्टॉमी या डी ए और बी दोनों। तो हमने अभी अभी पढ़े कि जो बेसेक्टॉमी है वो पुरुषों से संबंधित है, तो 5 का आंसर क्या है? सी। और IUCD और ट्यूबेक्टॉमी ये दोनों किससे संबंधित है? महिलाओं से। ओके, 6वां क्वेश्चन, सिफिलिस रोग उत्पन्न होता है? ए पेस्टुला द्वारा, बी लेप्टोस्पाइरा द्वारा, सी ट्रिपोनिमा पैलिडम द्वारा या डी विब्रियो द्वारा। तो अभी हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन ही देखे थे कि सिफिलिस रोग जो होता है वो बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा होता है। ओके, और अब इसमें नाम पूछा गया है कि कौन से जीवाणु के द्वारा सिफिलिस रोग होता है, तो इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन में क्या है? ट्रिपोनिमा पैलिडम द्वारा। मतलब सिफिलिस रोग कौन से जीवाणु द्वारा होता है? ट्रिपोनिमा पैलिडम द्वारा। और इसमें जो डी ऑप्शन है विब्रियो, तो विब्रियो एक जीवाणु का नाम है और ये कौन सा वाला जीवाणु है? कॉमा के आकार का। कॉमा के आकार के जितने भी जीवाणु होते हैं उसे विब्रियो कहते हैं। और ये जो विब्रियो कॉलेरा है इस जीवाणु के द्वारा हैजा रोग फैलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि कौन सी है? तो ऑप्शन ए है IUD, बी GIFT, सी HIF या डी IVFET। तो IVF टेक्नोलॉजी तो हो ही नहीं सकती जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि, तो इसका आंसर है ए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन या इसे ही कह सकते हैं विखंडन। तो ऑप्शन ए यीस्ट, बी पेनिसिलियम, सी पैरामीशियम या डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर है इनमें से सभी। ये ऑप्शन में जितने भी जीवों के नाम हैं ये सब की सब कौन से संघ में आते हैं? प्रोटेस्टा संघ में। इनके अलावा भी कुछ ऐसे जीव हैं, मतलब प्रोटेस्टा, जैसे अमीबा हो गया और युगलीना हो गया और पैरामीशियम, डिप्लोमोनाल्ड्स, सिलिएट्स, हाइड्रा, डायटम्स, वाटर मॉल्ट्स, ग्रीन एल्गी। तो ये सारे जीव भी प्रोटेस्टा वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुकुलन किस में होता है, तो ये हाइड्रा के लिए पूछा जाता है और युगलीना के लिए। ओके, और बाकी सब ये जो एग्जाम्पल्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये भी प्रोटेस्टा के अंतर्गत ही आते हैं और इनमें भी मुकुलन द्वारा ही जनन होता है। ओके, हाइड्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन और,
कि हाइड्रा में ब्लड नहीं पाया जाता और हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है, मतलब हाइड्रा अमर होता है। ओके, जैसे ही ये किसी सजीव के संपर्क में आता है तो ये पुनः जीवित हो जाता है। वैसे ही अगर ये खाली जंगल में या कहीं पत्थर के नीचे दबा हुआ है तो ये हज़ारों साल तक दबा रहता है, लेकिन जैसे ही किसी सजीव के संपर्क में आएगा तो ये पुनः जीवित हो जाता है। जैसे वायरस होता है वैसे ही हाइड्रा की कंडीशंस भी होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है डी, 1। मतलब अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या 1 होती है और जितने भी एक कोशिकीय जीव जो प्रोटिस्टा संघ में आते हैं वो सब की सब अलैंगिक जनन करते हैं। ओके, इसके अपोजिट अगर हम लैंगिक जनन में बात करेंगे तो उसमें भाग लेने वाले जनकों की संख्या होती है 2, क्योंकि उस पर नर और मादा 2 जनक भाग लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित होता है? तो अंडाशय होता है फल में परिवर्तित। ओके, अगला क्वेश्चन, अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, क्यों? तो इसका आंसर है सी, क्योंकि जनक का शरीर संततियों में वितरित हो जाता है। संततियों में वितरित कैसे होता है? हम लोग ने पढ़े थे, जो विखंडन होता है वो एक पार्ट से ही अलग अलग पार्ट का निर्माण होते जाता है। जैसे पैरामीशियम का कुछ भाग कट गया, नया पैरामीशियम बन गया। अमीबा का थोड़ा सा भाग कट गया और केंद्रक विभाजन होने के बाद नया अमीबा बन गया। ऐसे ही जनक का शरीर संततियों में वितरित हो जाता है। तो 5वें का आंसर है सी। और अगर आप लोगों को इसे और अच्छे से डीपली समझना है तो जो प्रीवियस क्लास है हमारी प्रोटिस्टा वाली, आप लोग उसे एक बार जाकर देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां हमारा क्या है? बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन किस में होता है? पक्षियों में, सरीसृप में, स्तनी में या उभयचर में? तो इसका आंसर है उभयचर वर्ग में। ओके, जितने भी उभयचर होंगे उनमें बाह्य निषेचन होता है। और एक आंतरिक निषेचन भी हम लोग आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि आंतरिक निषेचन कौन से जीवों में होता है। इसे देखने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। ओके, 7 नंबर का क्वेश्चन, प्रथम क्लोन जीव है। इसका आंसर है सी, भेड़। मतलब पहला क्लोन जीव कौन सा है? भेड़। और उस भेड़ का नाम क्या था? डॉली। ये सबसे पहला क्लोन जीव है। लेकिन अभी हम वर्तमान की बात करें तो वैज्ञानिकों ने घोड़ा का क्लोन भी तैयार कर लिया, हाथी का भी कर लिया और बकरी का भी कर लिया। ओके, नेक्स्ट 8वें नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्पीसीज एक लिंगी है? तो इसका आंसर है ए, तिलचट्टा। इसके अलावा अगर हम केचुआ की बात करें तो केचुआ होता है द्विलिंगी। ओके, अगला क्वेश्चन, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है गैमेटोजेनेसिस। ओके, गैमेटोजेनेसिस युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं। और युग्मक निर्माण मतलब जाइगोट बनता कैसे है? तो नर और मादा के 23 जोड़े आते हैं, तो 46 जोड़ी जो गुणसूत्र की बनती है उससे युग्मक बनता है। अब युग्मक प्राकृतिक रूप से कैसे होते हैं? तो इसका आंसर है अगुणित। ओके, तो इसको हम लोग भी आगे नेक्स्ट क्लासेस में जब मैं युग्मक के बारे में पढ़ाऊंगी उसमें अच्छे से बताऊंगी कि युग्मक अगुणित कैसे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में कौन सा द्रव पाया जाता है? कौन सा ऐसा लिक्विड होता है जिसमें गर्भाशय में बच्चा तैरता है? ओके, तो इस द्रव का नाम क्या है? एमनियोटिक द्रव। ये क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। पिछले कुछ सालों के पेपर देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ है कि गर्भाशय में कौन सा द्रव पाया जाता है। तो इसका आंसर है एमनियोटिक द्रव। ओके, इससे मिलता जुलता एक नाम और, एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया अपनाई जाती है गर्भाशय के कौन से सप्ताह में? तो ऑप्शन ए है 8 से 10वें सप्ताह में, ऑप्शन बी 15 से 20वें सप्ताह में, ऑप्शन सी 20 से 22वें सप्ताह में, या डी गर्भावस्था में कभी भी नहीं। एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया होती क्या है? तो जो परीक्षण किया जाता है, लिंग परीक्षण कि लड़का है या लड़की है, तो ये परीक्षण कब करवाया जाता है? 8 से 10वें सप्ताह में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, 8 से 10वें सप्ताह में। ओके, अब इसकी डिटेल्स दी हुई है कि एमनियोसेंटेसिस क्या है, इसका महत्व लिखिए। तो एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस है क्या, इसके बारे में देखते हैं।
एमनियोसेंटेसिस भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक है जिसमें सर्जिकल सुई द्वारा मादा के गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को शरीर से बाहर निकाला जाता है और एमनियोटिक द्रव में उपस्थित फोएटस कोशिका का संवर्धन किया जाता है। मतलब कि जो एमनियोटिक द्रव निकालते हैं उसी के द्वारा परीक्षण किया जाता है कि भ्रूण का परीक्षण होता है कि भ्रूण लड़का है या लड़की है। ओके। और जैसे अगर भ्रूण में कुछ बीमारी है जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लिनफ्लेंटर सिंड्रोम और फिनाइलकीटोनुरिया, तो ये सब जो बीमारियां हैं इनके बारे में पता कर लिया जाता है। ओके। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। ओके। जो अनुवांशिकी वाला टॉपिक है बायो में हमारे प्रीवियस वीडियोस डले हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों पे विचार नहीं किया गया था। तो इसका आंसर लगाने से पहले हम लोग इससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे के कौन से 7 लक्षणों को लेकर परीक्षण किया था। तो ये 7 लक्षण दिए हुए हैं: तने की लंबाई, बीज का आकार, बीज का रंग, फली का आकार, फली का रंग, फूल का स्थान और फूल का रंग। तो इनमें से ये प्रभावी लक्षण का कॉलम दिया हुआ है और ये एक अप्रभावी लक्षण का कॉलम दिया गया है। ओके। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है एग्जाम में कि मेंडल ने मटर के पौधे के कितने लक्षणों को लेकर अपना प्रयोग किया था। तो आंसर क्या आएगा? 7 लक्षणों को लेके। ओके। और फिर उसने अपना जो अनुवांशिकी का सिद्धांत दिया था मटर के पौधे को लेकर, तो अलग अलग ये ही 7 लक्षणों पर उसने अपना परीक्षण किया था। ओके। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में विचार नहीं किया गया था। तो इसका आंसर क्या है? बी, त्वचा रोम ग्रंथिल या ग्रंथिल रहित। बाकी जो तीनों हैं हम लोग अभी कॉलम पे हमने देख चुके हैं। अब एक ये क्वेश्चन भी बनता है कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों लिया अपने प्रयोग के लिए। तो इसका आंसर क्या है? क्योंकि मटर का जीवन चक्र छोटा होता है जिससे प्रयोग करने में कम समय लगता है। इसमें पर परागण द्वारा सरलतापूर्वक संकरण किया जा सकता है और मटर में काफ़ी स्पष्ट और विपर्याय या विपरीत लक्षण पाए जाते हैं इसलिए। और भी इसके क्या क्या क्वालिटी है कि मटर में स्वपरागण एवं निषेचन होता है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि कौन से पौधों में स्वपरागण होता है और कौन से पौधों में परपरागण होता है। ओके। तो ये जो मटर का पौधा है ये समयुग्मजी होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध लक्षण वाले होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है 5वें नंबर में कि इसका पौधा द्विलिंगी होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि एक लिंगी पौधा कौन सा है और द्विलिंगी कौन सा है। तो जैसे सरसों है, सरसों का पौधा भी द्विलिंगी होता है और मटर का पौधा भी द्विलिंगी होता है। इसमें स्वपरागण द्वारा गुणों की शुद्धता को बनाए रखता है, लेकिन यदि इसके पुष्प के पुमंगों को हटा दिया जाए तो वह एक लिंगी के समान व्यवहार करता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड, विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को क्या कहते हैं। ओके। क्या है क्वेश्चन? विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है जीन, ऑप्शन बी विकल्पी, ऑप्शन सी लक्षण प्रारूप और ऑप्शन डी है जीन प्रारूप। ओके। तो इसका आंसर क्या है? बी, विकल्पी। तो विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को विकल्पी कहते हैं। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चंस के आंसर को याद रखिए। थर्ड क्वेश्चन है बैक्टीरियल गुणसूत्र होता है। मतलब कि जो बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है वो एक सूत्री डीएनए होता है, द्विसूत्री डीएनए होता है, द्विसूत्री आरएनए होता है या एक सूत्री आरएनए होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, एक सूत्री डीएनए। यहीं से एक क्वेश्चन और मैं आपको बताती हूँ। जैसे वायरस में डीएनए नहीं पाया जाता, वायरस में होता है आरएनए। अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की स्थिति क्या होती है। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। लेकिन टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। तो इसमें सिर्फ एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, मतलब 44 और एक
एक्स मिला के 45 हो गए, टोटल 46 होना चाहिए, लेकिन उसमें एक एक्स की कमी हो जाती है। ओके, तो ये है टर्नर सिंड्रोम। इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस पे। ओके, अगला क्वेश्चन, केंद्रक में बाह्य अनुवांशिक पदार्थ किस में पाया जाता है? तो केंद्रक की बात कर रहा है, ये पता होना चाहिए कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। अब केंद्रक में बाह्य अनुवांशिक पदार्थ किस में पाया जाता है ये पूछ लिया, तो इसका आंसर है ए, प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब होता है लबक। ओके, प्लास्टिड में बाह्य अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो पांचवे का आंसर है ए। छठवां क्वेश्चन, अनुवांशिक सूचना जो जनकों से संतानों में कोशिका द्रव्य द्वारा आती है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है कोशिका द्रव्य वंशागति, दूसरा केंद्रकीय वंशागति, सी अनुवांशिक कोड, और डी दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है कोशिका द्रव्य वंशागति। मतलब अनुवांशिक सूचना जो जनकों से संतानों में कोशिका द्रव्य द्वारा आती है, ये किसके द्वारा आती है? तो कोशिका द्रव्य वंशागति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वे जीन्स जो एक ही गुणसूत्र पर रहने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है सहलग्न। ओके, तो जो जीन्स होते हैं, जीन्स बहुत सारी संख्या में होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, तो उन जीन्स को क्या कहते हैं? सहलग्न। डायग्राम पर आपको दिख रहा है कि ये एक गुणसूत्र का डायग्राम है और इस पे जीन्स चिपके हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र खाली स्थान के वाहक होते हैं। मतलब गुणसूत्र किसके वाहक होते हैं? पैतृक गुणों के, मतलब ये वंशागति का काम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, उत्परिवर्तन की इकाई क्या है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्परिवर्तन की इकाई क्या है? तो न्यूटन। ओके, अगला, मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन से गुणसूत्र द्वारा होता है? तो बाह्य गुणसूत्र। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर भी पूछ लेता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण माता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है या पिता के? तो इसका आंसर क्या होगा? पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्भर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अनुवांशिकी का जनक कहते हैं? तो इसका आंसर है मेंडल। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहते हैं, लेकिन अनुवांशिकी शब्द जो है वो मेंडल द्वारा नहीं दिया गया है। ओके, अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अनुवांशिकी शब्द दिया किसके द्वारा है? तो अनुवांशिकी शब्द बैटसन के द्वारा दिया गया है। ओके, बैटसन नाम के वैज्ञानिक ने सन 1905 में अनुवांशिकी शब्द दिया था, लेकिन अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाते हैं, और मेंडल ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जीव विज्ञान से रिलेटेड। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए या वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट आपके दिमाग में हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए, और वीडियो से रिलेटेड जो भी या फिर इम्प्रूवमेंट एकेडमी क्लासेस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप लोग स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे नेक्स्ट वीडियो लेकर।